नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है जून के अंदर, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन। आज हम लोग लेकर आए हैं जो 9 तारीख को पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्न यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से उस पूरे क्लास को करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे और जो सवाल आए हैं उनको लगाने का एक स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताया जाएगा, जिससे आपका समय बहुत कम लगे किसी भी सवाल को सोचने में और उसको लगाने में। तो पहला जो सवाल दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्योमेट्री का है। क्या है, ऐसे सवाल हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं, एक आठ ठो। क्या बोला है, ए बी और सी डी के समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। पी ई बी आपको 49 दिया है। जी जो है ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी 35 है। जी एफ ई आपको 16 दिया है। तो ई जी एफ का माप क्या होगा। पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ए बी जो है सी डी के समानांतर है यानी पैरेलल है, तो 2 लाइन यहाँ पर बनाइए। एक लाइन हमारा ये हो गया है ना, ए बी मान लीजिए, और एक लाइन यहाँ पर ये हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, अब इसमें एक प्रतिच्छेद तिर्यक रेखा पी क्यू खींची जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे हम लोग खींच देते हैं। ये है आपका ए बी, ए और ये है बी। ठीक है, बड़े ध्यान से, एक बार डायग्राम बन गया तो सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। सी और ये हो गया डी, ये यहाँ पर है पी और ये है क्यू, है ना, पी क्यू रेखा। तो ए बी और सी डी को ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है यानी इंटरसेक्ट करती है। तो ये है आपका ई पॉइंट, है ना, और ये वाला पॉइंट है यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपका एफ है। अब कह रहा है कि जी जो है ए बी और सी डी के बीच में एक पॉइंट है कि बी ई जी 35 हो जाए। बी ई जी मतलब जी यहाँ पर कुछ मान लीजिए 35 डिग्री बनाना चाहिए, है ना। ये पॉइंट है हमारा जी इस तरीके से, और इसको यहाँ पर मिला दीजिए क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी। देखिए, तो ये हो गया हमारा जी। अब बी ई जी 35 कह रहा है, मतलब ये जो एंगल है ये आपका 35 डिग्री है। ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर कह रहा है जी एफ ई 16 है। जी एफ ई मतलब ये एंगल हमारे पास यहाँ पर 16 डिग्री के बराबर है। क्लियर हो गया। हमें क्या पूछा है, ई जी एफ यानी ये एंगल हमें पूछा गया है। बड़े ध्यान से इसको समझना है अब आपको। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर और दिया गया है कि पी ई बी जो है 49 है। पी ई बी ये आपका 49 डिग्री है, तो ये आपका 49 डिग्री हो गया। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर हमारे पास एक लाइन बन रहा है और उस लाइन पर जितने भी एंगल होंगे एक साइड, उस लाइन के एक साइड जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम 180 होगा क्या। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पी क्यू लाइन है उस पर एक 49 डिग्री है, दूसरा 35 डिग्री है और तीसरा ये वाला है। तो अगर इन तीनों का सम देखा जाए तो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो 49 और 35 कितना हो गया, 9 5 14 84 हो जाएगा। 84 में क्या जोड़ दें कि सब का योग 180 हो। तो यहाँ पर 180 में से आप सीधे 84 को माइनस कर लीजिए, है ना। 180 में से 84, भाई ये 9 5 14 7, हाँ ठीक है। तो अगर घटाएंगे तो 180 पहले 80 गया तो 100 पे आ गए, 4 और घटा लीजिए, मतलब 96 आ गया। तो हमारे पास ये जो एंगल आएगा ये 96 डिग्री के बराबर आएगा। अब हमें ये एंगल चाहिए ना, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का, तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मतलब 96 और 16 कितना हो गया यहाँ पर, 9 1 10 1 11 यानी 112 डिग्री हो गया। तो ये 112 और प्लस ये हो जाएगा हमारा x, मान लीजिए इसको, तो x ये सब मिलाकर 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 180 में से 112 घटा देंगे तो 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 68। मतलब 68 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना आसानी से हमने बना लिया, बस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ कर। चलिए इस सवाल को देखिए। यहाँ पर 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे एक समतल जमीन पर लगे हुए हैं। खंभों के आधार के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है ना। यहाँ पर खंभों के आधार के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर एक समतल ज़मीन बना लेते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये हो गया। एक यहाँ पर 12 मीटर का लगा हुआ है और एक खंभा यहाँ पर है 20 मीटर का, तो कुछ ऐसे बना लीजिए, है ना। ये 20 मीटर का हमें बोला गया है कि भाई खंभों के बेस की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 15 मीटर है।
ठीक। अब कह रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, शीर्षों के बीच की दूरी चाहिए। तो पहले तो इसको मिलाइए इस तरीके से, है ना। तो जब ये 15 है तो ये भी आपका 15 होगा, 15 मीटर। हमें ये 12 दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। ये टोटल आपका 20 है। तो जब टोटल 20 है तो इधर का हिस्सा तो 12 है, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब सीधे सीधे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 15, 8, तो ये कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। आ गया हमारा आंसर। ट्रिपलेट याद होगा आप सभी को, 8, 15 और 17। वैसे भी अगर आपको नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर, मतलब ये वाला हाइट, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 हो जाएगा। ये आएगा 289, यहाँ पर 289, और स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर रूट 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। क्लियर है। तो 17 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। डायग्राम एक बार बन गया तो बड़े आसानी से सवाल हो जाते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए। अब इसमें क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण 4x² + bx + 3 = 0 और ये वाला दो यहाँ पर समीकरण दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के मूल उभयनिष्ठ है, यानी कि रूट कॉमन है। मतलब जो इसका रूट होगा, जो x की वैल्यू यहाँ पर होगी वही x की वैल्यू यहाँ पर भी आने वाली है। तो दोनों के रूट जो हैं वो कॉमन है, मतलब कि मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा दोनों के रूट हैं। इसके भी दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा, इसके भी दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा। अब ये बताइए कि अगर दोनों के रूट कॉमन है तो रूट का जो सम होगा, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? दोनों के बराबर होंगे। जब रूट बराबर हैं तो रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट दोनों के लिए बराबर होगा। बस वही तो आपको करना था। आप सभी जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट जो होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ठीक है। अब ए बी सी का क्या है यहाँ पर, तो आप सभी जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0 होता है। ये है a, ये है b, ये है c। तो अब यहाँ पर क्या करिए, सम निकाल लीजिए, है ना। तो सम कितना हो जाएगा, पहले इक्वेशन के लिए देखिए, तो माइनस का b/a, तो माइनस, और b की जगह पर तो यहाँ पर b ही है, तो b और अपॉन a, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 4 = इसके लिए सम देखिए कितना होगा, तो इसके लिए सम कितना हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जो सम है वो हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो ये हो गया 4 a की वैल्यू 8 है। बस ख़त्म कहानी। माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 2 बार में कटा, 4 उधर जाएगा, मतलब 4/2। तो b की जो वैल्यू है वो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगी। पॉजिटिव का 2 आएगा। हमें b और c पूछा था, तो b की वैल्यू 2 आई है। क्रम में अगर देखा जाए तो 2 पहले होगा, और 2 पहले कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ है, अच्छा डी में भी है। अब चलिए हम लोग c की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका, अब की बार प्रोडक्ट दोनों को बराबर करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट c/a, तो इसका c/a कितना होगा, c है यहाँ पर 3, तो 3/a कितना है 4, ये = होगा इसके c/a के बराबर। तो c और a, c के जगह पर तो c ही है, a की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो ये हो गया आपका 4 और 2 हो जाएगा, है ना। 4 दूना 8 और 2 3 6, मतलब c की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो 2 और 6 होगा b और c की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे चलिए, इसमें आपको क्या करना है, माध्य निकालना है, यानी कि एवरेज। ठीक, माध्य कैसे निकालते हैं, जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो पहले जोड़िए, लेकिन जोड़िए मत, है ना, पूरा मत जोड़िए, आप यूनिट डिजिट को लेकर चलिए। क्यों, क्योंकि सभी ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। यहाँ 6 है, 4 है, 1 है, 8। जब आपके ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो हम काहे सबको जोड़े भैया, हम यूनिट डिजिट से काम करेंगे, है ना। देखिए सबका यूनिट डिजिट लेकर चलिए। यहाँ पर है 8, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 मतलब 4, ठीक है, यूनिट डिजिट 4। फिर 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 1 हो गया, 1 और 7 8, ठीक है, 8 और 9 17, 17 का मतलब हो गया यहाँ पर 7, 7 और 7 हो जाएगा 14, 14 का मतलब हो गया 4, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो गया 0, 0 और 4 यहाँ जोड़ेंगे तो 4 आएगा। मतलब जो हमारे सम का यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 4 आ गया। नीचे देखिए, अब चूँकि सम डिवाइड बाई नंबर होता है, कितने नंबर हैं गिन लीजिए, 3 3 6
3 9, यहाँ पर 9 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट से कैसे काम होगा। हम इसमें 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इकाई अंक हमको 4 मिल जाए। 9 दूना 18, 9 तियाँ 27, 9 चौके 36 और फिर यहाँ पर 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। अगर हम यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 के बराबर मिल जाएगा कि नहीं। बस तो यहाँ पर देख लीजिए 6 किसके यूनिट डिजिट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के यूनिट डिजिट में 6 है हमारा। बस यही आपका आंसर होगा, ये वाला 6 है ना, मैचअप कर सकते हैं। बाकी ये अगर यहाँ 4 लेंगे तो 9 चौके 36 होता है, ऊपर 6 होना चाहिए जो कि नहीं है। 1 रखेंगे तो 9 1 कम 9, वो भी नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 9 8 72, 2 होना चाहिए, जबकि ऊपर 4 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्मार्ट तरीके लगाइए दोस्तों, इसको जोड़ने में ये नहीं कि टाइम बर्बाद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। चलिए इसको देखिए, एक आयत की छोटी भुजा उसकी लंबी भुजा से कितना कम है, 16 सेंटीमीटर कम है। मतलब यहाँ पर जो लंबाई है अगर वो हम x मान लें, ठीक है, तो चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि छोटी भुजा 16 कम हो जाएगी इससे, यानी कि x - 16 हो जाएगा। ध्यान से समझते जाइए। उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 3 गुना है। अच्छा, इसका अगर ये देखें हम लोग कि भाई इसका एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x - 16 तो हो जाएगा x² - 16x। ठीक है, ये हुआ हमारा क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल है वो परिमाप के संख्यात्मक मान का 3 गुना है। परिमाप इसका क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इन दोनों को जोड़िए तो x और x - 16 दोनों को जोड़ेंगे तो x + x 2x हो गया, यहाँ हो जाएगा 2x - 16। ये हुआ हमारा परिमाप। इसका कितना गुना है, यहाँ पर 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 गुना और कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हमारे पास क्या चीज़ बनेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा x² माइनस का 16। अब उधर से क्या आएगा, ये है 6 दूना यहाँ पर 12x हो जाएगा, तो 12x जो है इधर आएगा तो माइनस का 12x बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 16x है और 6 गुणे यहाँ पर 16, तो मतलब माइनस का 16 माइनस का 96 इधर आएगा तो प्लस का 96 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए ये हो गया हमारा x² माइनस 16 और 12 6 2 8 28 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 28x और माइनस प्लस यहाँ पर 96। अब देखिए इस 96 को देखिए सॉल्व कर रहे हैं, 96 को देखिए, दो ऐसे नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 96 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 28 आना चाहिए। 24 चौक 96 होता है, तो एक हो गया हमारा 24 और एक हो गया हमारा 4, तो 24 और 4 मल्टीप्लाई 96 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। हमें पूछा क्या, पहले ये देख लेते हैं। उसकी लंबी भुजा की लंबाई मतलब x की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब निकालिए x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो साइन है ये इसके साथ रहेगा, बड़े वाले के साथ, ये वाला जो साइन है। अब हमें -28 चाहिए तो ये -24 मतलब -4 और लाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस में है तो प्लस का 24 आएगा और दूसरा वैल्यू -4 है तो प्लस का 4 आएगा। हमारे पास 2x के मान आए हैं, तो अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ x रखेंगे 24 को तो ये हो जाएगा 24 और 24 - 16 करेंगे तो आ जाएगा 8, जो कि सही भी है। लेकिन अगर 4 रख दें, यहाँ 4 रखिए तो यहाँ 4 - 16 -12 आ गया। तो किसी भी चीज़ की लंबाई माइनस में कैसे हो सकती है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता आपका। x की जो वैल्यू है वो 24 होगी, मतलब बड़ी भुजा हमारी 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, सभी को आराम से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस सवाल में देखिए क्या दिया है। एक निश्चित संख्या के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का जो 5 गुना है दूसरे भाग का 14 गुना है, मिलाकर पूरी संख्या का 7 गुना बन जाता है। अच्छा, दूसरे भाग का पहले भाग से रेशियो क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि पहले भाग का 5 गुना। मान लीजिए पहला भाग हमारा x है तो पहले भाग का जो 5 गुना और दूसरे भाग का 14 गुना, दूसरा भाग मान लीजिए y है तो y का जो 14 गुना है, दोनों मिलकर पूरी संख्या का 7 गुना बनाते हैं। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने पूरी संख्या को 2 भागों में बांट दिया है, x और y में, तो पूरी संख्या कौन सी होगी, x + y हो जाएगी। इसके कितने गुने के कितना गुना बना लेता है ये, 7 गुना। बराबर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ है 7x, ये 5x उधर जाएगा तो घटेगा, मतलब इधर हो गया 2x इज इक्वल टू ये 14y है, 7y इधर आएगा तो मतलब 14y - 7y यानी कि 7y हो जाएगा। तो x रेशियो y
हमें पूछा है दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या होगा। दूसरा भाग यानी y होगा, तो y बटा x, ठीक है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात कितना होगा, 2 उधर ही छोड़ दिए हैं, 7 को नीचे ले जाइए, तो 2:7 आएगा। 7:2 नहीं आएगा, जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा पूछा क्या है, किसका किसका रेशियो पूछा है। पहले भाग से दूसरे भाग का बोलता तो 7, यहाँ पर 7 और 2 हो जाता, लेकिन पूछा है दूसरे भाग का पहले से, तो 2:7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले सवाल पर। एवरेज का ये सवाल दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में पता चला कि 2 लड़कों का मतलब 2 जगहों पर 54 केजी लिखने के बजाय 44 किलोग्राम और एक जगह पर 35 किलोग्राम वजन को 40 किलोग्राम पढ़ा गया। तो देखिए यहाँ पर 2 जगह में है ना, 2 जगह पढ़ना था 54, कितना पढ़ना था यहाँ पर 54। ध्यान से समझते जाइए इस सवाल को कैसे करेंगे। पढ़ना था 54, लेकिन पढ़ा कितना गया 44, है ना, कम पढ़ा गया है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक जगह पर 35 केजी को 40 पढ़ा गया, तो लेना था 35, यहाँ पर सही वाला 35 है हमारा, लेकिन ले कितना लिया गया, यहाँ पर 40 ले लिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक लोग में कितने का अंतर आएगा, कितना कम हुआ। यहाँ पर 54 पढ़ना था लेकिन 44 लिया गया, तो कितना कमी आया, यहाँ पर 10 का कमी आया। ध्यान से समझते जाइएगा, 10 का कमी आया ना, यहाँ पर 10 का कमी हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो 10 की कमी एक ठो में है ना, जबकि इसमें कह रहा है कि 2 जगहों पर ऐसा हुआ, तो 2 जगहों पर करेंगे तो मतलब 20 की कमी आ जाएगी, टोटल 20 की कमी आ गई। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। फिर एक जगह पर 35 की जगह 40 पढ़ा गया, पढ़ना था 35 लेकिन पढ़ लिया गया ज़्यादा, कितना ज़्यादा, यहाँ पर 5 ज़्यादा पढ़ लिया गया, यानी कि प्लस का 5, तो -20। अब ओवरऑल डेविएशन देखना है हमको, कितने का विचलन आया, कितना इधर उधर जा रहा है हमारा डेटा। तो देखिए ये -20 है, ये प्लस का 5 है, तो -20 और +5 करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा कि नहीं। -20 + 5 माइनस का 15, यानी कि इतने की कमी हो रही है टोटल में। ठीक है, इतने की कमी होने के बावजूद हमारा आंसर 70 आया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि टोटल में जब 15 की कमी है तो एक संख्या में कितने की कमी होगी, यानी एवरेज में कितने की कमी हुई होगी। टोटल 10 लड़के हैं तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब एक में यानी एवरेज में आपका 1.5 का कमी हुआ है, तब जाके हमारा 70 आया है, क्योंकि जो कि गलत वाला है। हमें सही चाहिए, है ना, हमें सही चाहिए। तो -1.5 कमी होने के बाद 70 आया है, हमें सही निकालना है, तो क्या हम 1.5 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। 1.5 इसमें प्लस कर दीजिए, आ गया आंसर 71.5। 71.5 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सभी को ना, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों में। ठीक है, आगे चलिए ये सवाल देखिए। अपनी सामान्य गति के 2/3 से चलने पर अभिजीत को अपने कार्यालय पहुंचने में 28 मिनट की देरी होती है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः लगने वाला समय कितना है, सामान्य रूप से कितना समय लगता है। अब इसको करने का ना बड़ा आसान तरीका है। ऐसे सवाल हमने पिछले भी करवा रखे हैं, अगर आप लोग देखे होंगे, इस चैनल को फॉलो करते हैं तो ये सवाल आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अपनी सामान्य गति के 2/3 चाल से चलने पर ये बताइए, पहली बात तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी तो फिक्स रहेगी, डिस्टेंस माने यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 स्पीड हैं। 2 स्पीड कौन कौन से, एक नॉर्मल स्पीड और एक वो स्पीड जिससे वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ पर नॉर्मल स्पीड और एक स्पीड वो जिससे अभी वो चल रहा है ना। तो यहाँ पर अभी करंट का स्पीड मान लेते हैं कि मतलब अभी वाला जो स्पीड है करंट स्पीड। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 2/3 से चल रहा है। वो सामान्य गति के बोला है तो नॉर्मल स्पीड जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है, तो नॉर्मल स्पीड यहाँ पर 3 है उसकी, जबकि वो चल रहा है 2 से। अभी उसकी स्पीड कितनी है, 2 है। तो ये जो है दोस्तों स्पीड का रेशियो है। अभी ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, नॉर्मल और जिससे अभी वो चल रहा है उनका स्पीड का रेशियो। अब अगर आपको ये पता हो कॉन्सेप्ट कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब अगर स्पीड 3-2 दिया है तो टाइम कितना होगा, यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना होगा, 2 और 3 हो जाएगा कि नहीं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस जैसे ही कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए कार्यालय पहुँचने में 28 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि 28 मिनट ज़्यादा लग जाता है अभी के मुकाबले, मतलब नॉर्मल स्पीड के मुकाबले। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है,
टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है भाई। ये 2 यहाँ 2 यूनिट टाइम लग रहा है, यहाँ 3 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। इसी 1 की वैल्यू यहाँ पर कह रहा है कि 28 मिनट है, क्योंकि 28 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है, देर हो जा रहा है 28 मिनट। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 28 हो गई। तो यहाँ पर पूछा क्या है, सामान्य लगने वाला समय। तो नॉर्मल टाइम यहाँ पर निकाल लीजिए। नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 28, तो 2 का वैल्यू यहाँ पर 28 दूना 56 मिनट आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सभी को कोई दिक्कत नहीं इस सवाल को समझने में। आगे चलिए। इस सवाल को लगाने के लिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पर जो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वो तरीका हम आपको बताते हैं, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा बड़ा नहीं दिया है, तो आप आराम से छोटे छोटे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, है ना। और ये तरीका आसान भी है। एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन इतना है और शेष 4 लड़कों का इतना दिया गया है। तो यहाँ पर 14 का जो एवरेज है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर 40.25 है ना, 40.25। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 4 लड़कों का, तो 4 का एवरेज कितना है, 33.50 है ना, 50 भी लिख सकते हैं। कक्षा के सभी का एवरेज हमको निकालना है। देखिए पहले तो इनका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 लड़कों का, ऐसा समझिए कि 7 लड़कों का एवरेज इतना है और 2 का एवरेज इतना है, तो इनका टोटल कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर, यही तो होता है सम। इसका डबल करिए, 33 का डबल 66 और 0.5 का डबल यहाँ पर 1, तो 66 1 67, यहाँ पर हो गया 67। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 का गुणा करिए, 7 पंजे 35 बचा 3, 7 दूना 14, 14 और 3 हो जाएगा 14 और 3 कितना होगा 17, 17 का हो गया 7 यहाँ पर, ठीक है, बचा 1, तो फिर यहाँ पर 1 है ना, 7, फिर 7 चौके 28, यानी इतना हो गया। इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई कितना करना है, यहाँ पर 9 करना है। क्यों, क्योंकि 7 और 2 यहाँ पर 9 लड़के हैं अब, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 9 कर देंगे, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, पहले तो 0.75 ऊपर रहेगा। यहाँ देखिए 1 और 7 जोड़ेंगे 8, 8 और 6 14, बचा 1, तो 2 1 3, 348/9 मल्टीप्लाई 9 3 ये 27 हो जाएगा। 27 मतलब 27, तो कितना बचा यहाँ पर 7 बचा, तो 78 हो गया, है ना। तो 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 मतलब 38 पॉइंट कुछ आएगा, और 38 पॉइंट सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे नहीं सॉल्व करना आपको, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलिए देखते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, मोहन 5000 की राशि और वरुण 9000 की राशि प्रतिवर्ष समान साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 साल के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर कितना होगा। देखिए ब्याज दर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है ये दोस्तों कि 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर कौन सा क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन के रिस्पेक्ट में 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, वही तो हमारा होता है रेट, है ना। तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा ये बताइए। कह रहा है कि 3 साल के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो जब 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है 3 साल में, तो 1 साल में कितना अधिक ब्याज मिलेगा, डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, मतलब 160। तो 1 साल में 160 रुपये अधिक मिला। ये किसकी वजह से मिला है, जब यहाँ पर इन दोनों का अंतर है उसकी वजह से मिला है। ठीक है, यहाँ पर भाई इनके इन्वेस्टेड राशि में जो अंतर है उसी की वजह से तो ये मिला है। तो बस 1 साल का ब्याज ये हो गया और इन्वेस्टेड राशि में अंतर देख लीजिए, क्योंकि ब्याज में अंतर ये हुआ और इन्वेस्टेड राशि में अंतर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 9000 माइनस 5000 यानी कि 4000, तो नीचे हो जाएगा 4000। अब देखिए इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। काट दीजिए, 3 0 और ये 3 0 मतलब 16/4 यानी कि 4%। तो 4% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, लगाने बस आना चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है। छोटी संख्या कौन है, यहाँ पर 8 है। तो पहले 8 से चेक करिए कि भाई 8 से कौन सी संख्या कटेगी। 8 का रूल पता है क्या, 8 का रूल ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। यहाँ लास्ट का 3 डिजिट क्या है, यहाँ पर 370 है। 370 को अगर 8 से काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32 बचा 5, तो मतलब 50 हो जाएगा, और 50
8 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 8 से नहीं कटेगा तो हमारा आंसर नहीं होगा। दोनों से कटने वाला नंबर चाहिए हमें, 8 से ही नहीं कट रहा है तो 37 से चेक करने का क्या ज़रूरत है। इसको देखिए, इसमें 208 है लास्ट में, है ना, लास्ट का 3 डिजिट 208। इसको अगर 8 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 8 दूना 16, है ना, बचा यहाँ पर 4 तो 48 हो जाएगा। 8 छक्के 48, कट गया ये संख्या हमारी 8 से कट रही है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी को भी चेक करिए, यहाँ 702 है तो 702 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो 8 अठाई 64, बचा यहाँ पर 6 तो 62 हो जाएगा, और 62 जो है आपका 8 से नहीं कटता, है ना, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये वाला आंसर। ऐसे इसको चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 9 है, 9 है ना, यानी कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या जो है वो कभी भी 8 से कटेगा ही नहीं। किसी सम संख्या से विषम संख्या कभी भी नहीं डिवाइड होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं 8 से कटने वाला, मतलब 8 से कटने वाला सिर्फ एक ही नंबर है बचा हुआ है, तो उसको 37 से चेक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही एक बचा ही हुआ है हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए इसको देखिए, ऐसा सवाल तो बहुत सारा कर चुके हैं, और यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला भी अब आपको याद हो गया होगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि जो मोड होता है ना, यहाँ पर मोड जो होता है ये होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना, 2 इंटू मीन को डिनोट करते हैं x बार से, ये ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, मॉड यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है। क्या क्या दिया है, बहुलक और माध्यिका दिया है आपको, हमें माध्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक कितना है, मतलब मॉड की जगह पर क्या होगा, 14.2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 14.2 इज इक्वल टू 3 इंटू मीन कितना है 60 है, तो 60 का 3 गुना यहाँ पर 180 हो जाएगा, ये हो गया 180 माइनस यहाँ पर 2x बार हो गया, x बार ही हमें चाहिए, मतलब माध्य चाहिए, तो 2x बार को इधर ले आइए, तो ये हो गया 2x बार इज इक्वल टू 180 में 14 घटाइए, 180 में अगर हम 14 घटा दें तो कितना बचेगा, 66, ठीक है। 66 में फिर 0.2 और घटाइए तो मतलब 65.8 आ जाएगा, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 2, इसका आधा करिए, सॉरी 165 ना, हाँ ठीक है, चलिए 165, तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, फिर यहाँ बचा 1 तो 2 नमा 18, मतलब 82.9। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सी जो है विजेता बनता है। क्लियर, आगे चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का सवाल हम आपको करवा भी चुके हैं, लेकिन उन वीडियोस में आपको एक अलग तरीका बताए थे, यहाँ पर एक और तरीका बता रहे हैं। किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर बहुत जल्दी आता है, ठीक है। चलिए, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 19% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक रूप से संयोजित के बीच का जो अंतर है वो 590 दिया गया है। हमें राशि निकालनी है, मतलब मूलधन निकालना है। देखिए, CI और SI का डिफरेंस 2 साल के लिए कितना होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है आपको। 2 साल के CI SI का डिफरेंस होता है दोस्तों, यहाँ पर R² डिवाइड बाई 100, इतना परसेंट हमारा होता है, ठीक है। इतना परसेंट जो है ये अंतर होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। 2 साल का, ये 2 साल के लिए है, 2 साल के CI SI का डिफरेंस R² डिवाइड बाई 100 ये होता है। अब क्या करना है, देखिए हमें अंतर तो दिया गया है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए। R मतलब रेट कितना है, 19 है, तो 19 का स्क्वायर करेंगे 361, है ना, 361 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, इतने परसेंट की जो वैल्यू है, इतने परसेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर कितना दिया गया है, 590 दिया गया है, ठीक है, 590 दिया गया है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 100%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 100 उधर जाएगा, है ना, तो पहले तो हो जाएगा 1% की वैल्यू, तो मतलब 590 और 2 जीरो, क्योंकि 100 उधर गया, डिवाइड बाई 361, तो ये हो गया 1% की वैल्यू, है ना, ये आया हमारे पास 1% की वैल्यू। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो मूलधन होता है 100% होता है, 100% चाहिए तो 2 जीरो और लगा दीजिए। अब इसको हमें डिवाइड करना है, यही हमें मूलधन निकाल कर देगा, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के लिए वही जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, उसी से हमारा डिवाइड भी होगा। क्या है यहाँ पर है दोस्तों 361, है ना, 361, इसको इससे डिवाइड करना है हमारा 5 9 1 2 3 4 5 जीरो से। पहले तो एक बार भाग जाए टेबल जाएगा, तो 361 हो गया, ये इसको घटाइए, ये हो गया 9, 8 बचा, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है।
29, एक जीरो और नीचे आएगा तो 3 छक्के 18, मतलब यहाँ पर 6, 7 बार तो नहीं जाएगा, आगे चला जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 कम 6, 6 छक्के 36, बचा 3, 6 त्रिक 18, 3 21 हो जाएगा। ये हो गया, इतना घटाइए, ये हो गया 4, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर इसके बाद ऊपर से एक और जीरो आएगा तो 1240, मतलब 3 बार तो नहीं, हाँ 3 बार चला जाएगा, 1 सेकंड, 3 बार चला जाएगा, है ना। तो 3 बार जाएगा तो कितना होगा, 361, 3 एक कम हो गया 3, फिर इसके बाद 3 छक्के 18, बचा 1, 3 3 9, 1 10 हो जाएगा, 1083 आ गया। इसको घटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा 7, है ना। फिर यहाँ पर कितना हो गया आपका, बचा 3 तो 13 हो जाएगा। तो 13 में से 8 अगर घटा देंगे तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पर तो 1 हो गया, तो 1 में से 0 गया, ये हो जाएगा 157, ऊपर से 0 आ जाएगा 1570। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा क्या, है ना। 6 चौके 24, मतलब कि 240, ठीक है, चला जाएगा, 4 बार यहाँ पर चला जाएगा। तो 4 से गुणा करके देख लीजिए कितना होगा, 4 एक कम हो जाएगा 4, फिर देखिए 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 तियाँ 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, मतलब 4, तो 16 34। इसके आगे नहीं डिवाइड करना आपको, क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ 16 35 है, यहाँ 16 33 है, यहाँ 16 34 है, यहाँ 16 33 है, तो 16 34 एक ही जगह है, यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको डिवाइड नहीं करना है, क्लियर है ना। देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री के एक और सवाल है आपके सामने। मान लीजिए कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। इस प्रकार पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर काटती है। उसी टाइप का सवाल है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना लीजिए, फिर एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ए बी और सी डी बन गए। पी क्यू इनको काट रही है, तो पी क्यू यहाँ पर काटे भैया, काट रही है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले इनका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये है सी और ये है डी, फिर यहाँ पर ये पी और ये क्यू, क्लियर। अच्छा, फिर कह रहा है कि ए बी को आर पर, तो ये हो जाएगा हमारा आर, और इसको एस पर काट रहा, तो ये हो जाएगा एस। हमें बोला गया है ए आर पी, तो ए आर पी मतलब ये वाला जो एंगल है, इसको थोड़ा सा आर को नीचे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस साइड कर देते हैं, या फिर इस साइड कर दीजिए आर। तो ये जो एंगल दिया है, कितना दिया है, 2x के बराबर, तो ये हो गया 2x डिग्री। फिर कह रहा है कि ए आर क्यू मतलब ये जो एंगल दिया गया है वो y के बराबर है, तो ये हो गया y। फिर इसके बाद बोला कि DSP, है ना, DSP मतलब ये जो एंगल है वो आपको दिया है 4x। बहुत सिंपल ही से बन जाएगा ये 4x, और तो क्रमशः x और y का मान निकालना है, बड़े आसानी से बनेगा ये। देखिए ध्यान से अगर समझेंगे इसको, तो इसमें एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है, और 2x प्लस y ये दोनों मिलकर आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों मिलकर 180 होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। तो 2x प्लस y ये हो गया आपका 180 डिग्री के बराबर। बहुत आसानी से होगा ये सवाल, देखते जाइए बस। अब देखिए एक तो जेड बन रहा है, जेड कहाँ पर, ARSD, ये एक जेड बन रहा है। तो जेड में ये जो कोने कोने वाले एंगल होते हैं इनको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और जब पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल बनते हैं तो वो बराबर होते हैं। मतलब y जो है 4x के बराबर होगा, तो यहाँ पर y जो है 4x के बराबर होगा, यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x यानी कि 6x। तो 6x की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है 6 3 18 मतलब 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 30 है अगर, तो y की वैल्यू 30 गुणे 4 यानी 120 हो जाएगा। बस आगे हमारा आंसर 30 120 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर है 30 120। x और y का वैल्यू पूछा था आपसे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान, एकदम बहुत आसान सा सवाल है, ओरली इसको लगा सकते हैं। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का रेशियो 1 और 5 दिया गया है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी। भाई ये बताइए कि यहाँ पर लड़कियों का और लड़कों का 1 और 5 रेशियो दिया है। लड़कियां 200 हैं, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, 1 गुना 200 के बराबर है। तो लड़कों का पूछा है 5 गुना निकाल दीजिए, 1 की वैल्यू 200 तो 5 की वैल्यू 2 पंचे 10, 1000 हो जाएगा। ओरली ये तो सवाल बन जाता ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान सवाल देना का ज़रूरत था इसका। चलिए इस सवाल को देखिए, ये बड़ा आसान सा प्रश्न है ना, मतलब सीधा सीधा इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको क्या दिया है, 19 का क्यूब, यहाँ पर 14 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 8/2 का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर 19 का क्यूब है, तो क्यूब एटलीस्ट 20 तक याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो 19 का क्यूब कितना होता है 6859,
ठीक है, 6859 ये हो गया, माइनस 14 का स्क्वायर 196, तो ये हो गया 196। ठीक, यहाँ 8/2 है मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, ये हो गया 16 माइनस ये है आपका 19 और यहाँ पर 20 पंचे 100, ये हो गया आपका 100। अब इसमें देखिए 1380 सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसको यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं। 19 का क्यूब अगर आपको नहीं भी पता है तो इकाई अंक से यह सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए कितना होगा 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचा, 3 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, है ना, सॉरी 1 सेकंड, हाँ ठीक है, तो 9 हो जाएगा, है ना, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, इस 9 में 9 घटाएंगे तो 0 हो गया, है ना, 0 और प्लस 0, यहाँ पर 9 में 9 घटाएंगे तो 0 हो गया और 0 + 0 आपका 0 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट इसका 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे समझना। सवाल नंबर 17 देखिएगा, एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 65% ऊपर चिन्हित करता है और चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट दे देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? पहले तो भाई 65% बढ़ा के लिख दिया, है ना, तो पहले क्या किया 65% प्लस किया, फिर वो डिस्काउंट भी दे रहा है, इसी पर डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बढ़ाने के बाद फिर डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट 8% का, यानी पहले बढ़ाया फिर घटाया, सक्सेसिव लग रहा है, a + b + ab / 100, यही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ए कितना है हमारा प्लस का 65, प्लस का यहाँ पर 65, बी कितना है माइनस का 8 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 × 8 = 48, यानी कि कितना हो जाएगा 480 और 5 × 8 = 40, तो 480 और 40, 480 और 40 520 हो जाएगा, तो 520/100 करेंगे हम लोग, है ना, प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 520/100 अगर कर देंगे तो 5.2 बन जाएगा यहाँ पर, बस इसको निकाल लीजिए। तो 64 में पहले 8 और 5 13, 13 घटाइए, सॉरी 65 में 13 घटाएंगे अगर हम लोग तो 52 पे आ जाएंगे, और 52 में 0.2 और घटा देंगे तो 51.8 आ जाएगा। ठीक है, 51.8 इज़ द करेक्ट आंसर। इतने क्योंकि ये प्लस में आया है तो गेन होगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि डाटा बड़ा दे दिया है, 2268 दे दिया गया है। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मान लीजिए कि x है, तो लंबाई कितनी होगी 27 + x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया, मतलब x + 27 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x + 27 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल दिया गया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 2268। अब x की वैल्यू सोचिए, अगर आप इसको बेसिक लगाएंगे ना इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने मुश्किल होगा, इसलिए ऑप्शन को लेकर चलिए, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे तो सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा आंसर जो है चौड़ाई हमने x को माना है, तो मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पर 23 है, अगर हम यहाँ 23 रखेंगे तो 23 का इकाई अंक 3 होगा, मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ 23 रखते हैं तो 23 और 3 और यहाँ पर 7, 3 और 7 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हुआ 0, तो क्या 3 × 0 कभी 8 आएगा? नहीं आएगा, तो पहला आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट से आपको चेक करना है। सेकंड देखिए, यहाँ पर 40 अगर रखते हैं तो यहाँ है 40, 40 का मतलब 0 है ना, अब 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। 8 रखिए, अगर यहाँ 8 रखेंगे मतलब 38 का 8, तो यहाँ 38 रखेंगे मतलब 8 रखेंगे, तो 8 और 7 15, यानी कि 5 बनेगा, तो 8 × 5 = 40, जबकि यहाँ पर 8 है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा यही एक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कैसे? देखिए, x की वैल्यू अगर 36 रखते हैं तो 36 का मतलब 6 हुआ, मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 6 रखे हैं तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, मतलब 3, तो 6 × 3 = 18, यानी 8 बन रहा है इकाई अंक 8, बस आ गया आंसर। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, आगे चलिएगा। दोस्तों इस सवाल में अगर आप लोग डाटा देख के घबरा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि भाई अब आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। डाटा देख के मत घबराइए, क्योंकि बहुत आसान दिया गया है। आसान कैसे दिया है, x + y की वैल्यू 14 है और x × y की वैल्यू गुणनफल आपको 45 दिया है। आप सोचिए थोड़ा, इसको सॉल्व मत करिए, आप सोचिए कि x और y की वैल्यू क्या ले लें कि जोड़े तो 14 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाए। 9 और 5 ले सकते हैं, 9 × 5 होता है 14, 9 × 5 45 होता है, मतलब x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x की वैल्यू 9 ले लेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर 5 ले लेंगे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x⁴ यानी कि 9 की पावर 4 प्लस y⁴ यानी कि 5 का पावर 4, है ना। अब
इसको भी नहीं सॉल्व करना है क्योंकि इकाई अंक अलग अलग है, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 6, इकाई अंक लगाइए ना भाई। देखिए 5 का पावर कुछ रहे उसका यूनिट डिजिट तो नहीं चेंज होता, मतलब 5 ही रहेगा। 9 का है पावर 4, 9 का पावर 4 का मतलब क्या, 9 का यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई, ध्यान से देखते जाइएगा, 9 का 4 बार, तो 9 नहीं हो 81 1 बन गया, 9 नहीं हो 81 1 बन गया, 1 इंटू 1 कितना होता है, 51 होता है, तो यहाँ पर प्लस इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, 1 + 5 यानी 6, इकाई अंक 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा। बस ये लगाते हैं स्मार्ट अप्रोच, ये होता है एग्जाम वाला अप्रोच। आइए इसको देखते हैं। रोहित अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यदि वह वस्तु को 85% की छूट के बाद इतने रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा आप कुछ मत करिए, ये जो 60 और 85 है इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए। ठीक है, इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे हम लोग, या फिर अगर आप लोग वो जो एक लाइन वाला तरीका होता है उसको भी लगा सकते हैं। एक लाइन वाला तरीका क्या है, सुनते जाइए। यहाँ पर मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना था, x रुपया था, इसमें पहले वो 60% बढ़ाया, तो अगर 60% बढ़ा देगा तो 100 + 60 यानी कितना हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, उसमें 60% बढ़ाएगा तो 160% हो जाएगी प्राइस, 160% यानी डिवाइड बाई 100। अब ये बन चुका है बढ़ाने के बाद की प्राइस, फिर कह रहे हैं उसमें घटाओ भाई, छूट दो 85% का। तो ये बताइए कि अगर हम इस पूरे में 85% का डिस्काउंट दे देंगे तो टोटल ये तो अपने आप में 100% है, उसमें 85% डिस्काउंट दो, 15% बचेगा ये, है ना। तो यहाँ पर संख्या हो गई 15%। डिस्काउंट करने के बाद ये आया हमारा, और डिस्काउंट के बाद एक्चुअल प्राइस है कितनी, 18,510। ये हो गया, काटा पीटी करिए आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसमें हम लोग यहाँ 4 है, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 5, इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट दोस्तों यहाँ पर ये कट गया, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, है ना, यूनिट डिजिट यहाँ पर नहीं लगा सकते, हमको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो भाई करिए करिए, अगर 3 से कटेगा 8 5 13, 13 2 15, 3 से कटे काट लीजिए इसको। ठीक है, 3 से अगर काटेंगे इसको तो ये बचेगा 5, 3 से इसको काटेंगे, 3 छक्के 18 और 3 एक कम 3, 2 3 7 21, इतना हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो ये 16 से क्या डायरेक्टली कटेगा, नहीं, ठीक है चलिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6170 1 2 3, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 to 0 और लग जाएगा, डिवाइड बाई 16 पंचे 80 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 80, ये भी कट गया। अच्छा 8 से काट लीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 × 64, 8 × 7 = 56, है ना, 8 × 7 यहाँ पर 56, बचा आपका 5, 8 × 7 = 56, बचा 5 तो 57 हो गया। फिर 8 × 7 = 56, ठीक है, तो बचा 1, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 मतलब 8 एक कम 8, ठीक है, फिर बचा 2 यहाँ पर, तो 8 दूना 1 16, ठीक है, फिर यहाँ पर बचा 4, तो 8 पंचे 40, 1 सेकंड, हाँ ठीक है, 8 पंचे 40, ये कट गया, 77,125 इज़ द करेक्ट आंसर। बस आ गया हमारा आंसर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक पाइप एक टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 56 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहला पाइप भर सकता है 7 मिनट में, दूसरा 56 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को यहाँ पर एक साथ खोला गया है, तो टंकी का 3/4 भरने में कितना समय लगेगा। देखिए कुछ नहीं करना इसमें, 7 और 56 इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 8 56 ही होता है, मतलब 56 आ गया। तो टंकी यहाँ पर 56 लीटर का है मान लीजिए, है ना। इस 56 लीटर को 7 मिनट में भर रहा है, मतलब 1 मिनट में कितने भरेगा, मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 56/7 करेंगे 8 आ जाएगा, 56/56 करेंगे 1 आएगा। ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसका एफिशिएंसी नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मिलकर 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 भाग टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। हमारा टोटल कैपेसिटी कितनी है 56, इसका सिर्फ 3/4 भरना है। 3/4 मतलब 14 चौके 56, 14 3 42, इस 42 को भरना है। ठीक है, 42 लीटर भरना है, और दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे, ये 8 भर रहा है 1 मिनट में, ये 1 खाली कर दे रहा है, तो 1 मिनट में ओवरऑल कितना भरा, 8 - 1 यानी कि 7 ही लीटर भरा। 1 मिनट में 7 लीटर, तो 42 लीटर भरना है चूँकि, तो 7 छक्के 42, 6 मिनट का समय यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं।
चलिए इसको देखिएगा, ये भी एक बढ़िया सवाल है। 9 पुरुष या 8 महिलाएं, या और वाले में कन्फ्यूज़न होता है तो समझ लीजिए। या का मतलब होता है कि भाई 9 पुरुष की जितनी क्षमता है वो 8 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 19 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 मेल जो हैं, 9 मेल वो जितना भी काम कर सकते हैं वो यहाँ पर 8 महिलाएं एक काम को, अच्छा ठीक है, या 8 महिलाएं है ना, 8 फीमेल उतने ही काम को कर सकते हैं। और काम कितने दिन में कर रहे हैं? 19 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? या तो 9 मेल को ले लीजिए या फिर 8 फीमेल को ले लीजिए, इंटू यहाँ पर 19 कर दीजिए तो आपका टोटल काम मिल जाएगा। फिलहाल अभी इसको देखते हैं, मेल से फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा? मेल से फीमेल का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 8/9, मतलब मेल 8 यूनिट काम कर रहा है इफ़िशियंसी, और फीमेल यहाँ पर 9 यूनिट काम कर रही है। तो मेल की इफ़िशियंसी 8, फीमेल की इफ़िशियंसी 9 हो गई। आगे पढ़िए। 9 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए पहले तो टोटल काम निकालिए कितना होगा। यहाँ पर 9 मेल को ले लीजिए या फिर 8 फीमेल को ले लीजिए। हम 9 मेल को ले लेते हैं, तो 9 मेल है यहाँ पर, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 19 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ये टोटल काम हो गया। ये हो गया क्या? आपका टोटल वर्क। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? मेल की एफिशिएंसी 8 है, तो यहाँ 8 रखिए, तो ये हो जाएगा 9 × 8 × यहाँ पर 19 हो गया, ठीक है। देखिए 9 × 8 = 72, 72 × 19 करना है हमें, तो 72 × 19 को लिख दीजिए 20 - 1, 72 दूना 144, मतलब 1440 हो गया ये, माइनस उसमें से 72 × 72 घटा देंगे, 40 घटाइए पहले, ठीक है, ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ बचा 13, 13 में से 7 गया, ये हो जाएगा 6, 1368, 1368 आपका टोटल काम है। अब 9 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, बताइए 9 मेल 9 दिनों तक काम किए और चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए महिलाएं कितनी चाहिए ये बताइए। 9 × 9 है ना, सॉरी, मेल की एफिशिएंसी कितनी? एक मेल कितना काम कर रहा है? 8 काम, इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 नहीं हो 81 × 8, यहाँ पर 8 × 8, 8 × 8 = 64, इतना काम मेल करके गए हैं। टोटल काम कितना था यहाँ पर? 1368। इस 1368 में अगर हम 648 घटा दें, है ना, कितना? 648 को घटा दें यहाँ पर, 6 4 8, तो कितना काम बचेगा? ये हो गया 0 2 और 13 में से 6 गया 7, 720 काम है। इस 720 काम को 8 दिन में पूरा करना है, तो कितनी महिलाएं लगेंगी यहाँ पर? ठीक है, कितनी महिलाएं लगेंगी ये बताइए कि 8 दिन में एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? 9 काम, क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ पर 9 है। तो एक महिला जब एक दिन में 9 काम कर रही है तो 8 दिन में कितना काम करेगी? 9 × 8 = 72 काम करेगी, है ना, 72 काम करेगी। 720 काम यहाँ पर है, और यहाँ पर एक दिन में टोटल कितना काम, अच्छा 8 दिनों में इतना काम कर रहे हैं, मतलब एक महिला 8 दिन में इतना काम कर रही है, तो हमें टोटल डेज निकालना है ना, तो 720/72 यानी सीधे सीधे 10 आ गए। तो महिलाएं हमें यहाँ पर मिल गई, 10 महिलाएं लगेंगी। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को, देखिए 720 काम बचा हुआ था, एक दिन में एक महिला 9 काम करती है, तो 8 दिन में एक महिला कितना काम कर लेगी? 72 काम। तो जब एक महिला 72 काम कर रही है 8 दिनों में, तो 720 काम करना है, तो 72 दहाई करेंगे तब ना 720 आएगा, यानी 10 महिलाएं लगेंगी। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी एक बढ़िया सवाल है। रोहित ने एक वस्तु 4400 रुपये में ख़रीदा, उसने उस पर 36 रुपया और खर्चा किया, उसने कुल लागत से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, फिर उसने उस पर 19% की 2 क्रमिक डिस्काउंट दी, है ना। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 4400 में ख़रीदा और 36 रुपये उस पर और लगाया, तो 44 और 36 टोटल कॉस्ट पड़ेगा कितना का? 44 36 जोड़ेंगे 8000, तो 8000 रुपये जो है वो टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इस पर पहले क्या किया? 25% बढ़ाया, तो वस्तु हो गई 25%, मतलब यहाँ पर 1/4, 1/4 यानी कि बढ़ाएंगे तो 4 पर 1 बढ़ाएंगे 5/4 हो जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो 125/100 होगा। भाई 25% बढ़ाने का क्या मतलब है? 125 हो जाना, 125/100 कर देंगे, 5/4 ही आएगा वो।
फिर इसके बाद 19% की 2 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले 19% की डिस्काउंट यानी कि सामान बचेगा कितने का, 100 में 19 घटाएंगे तो 81, ठीक है, 81%, ठीक है, 81% यानी डिवाइड बाई 100। फिर से 19% तो फिर से 81 बचेगा, 81 डिवाइड बाई 100। अब इसको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो एक काम करिए, आप यहाँ पर DS लगा लीजिए या फिर 9 का मल्टीपल देख लीजिए, क्योंकि 4 से तो ये कट ही जाना है ना, 4 से ये आपका कट ही जाना है, 2 0 से और 2 0 कट जाएगा। ऊपर है यहाँ पर दोस्तों 9, क्योंकि 9 नहीं 81 होता है। 9 का मल्टीपल चेक करिए, क्योंकि 9 जो है नीचे कहीं से नहीं कटेगा। 9 का मल्टीपल चेक करते हैं, यहाँ देखिए 6 और 5 11, 11 और 6 हो गया 17, ये 9 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए 6 5 11, 11 और ये दोनों मिलाकर 9 हो जाएंगे, तो 11 और 9 हो गया 20, 20 भी आपका 9 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 5 11, 11 और 7 18, 18 आपका 9 से कट जाता है, ये आपका आंसर हो सकता है। इसको देखिए 6 4 10 और ये 11, 11 और 21 हो गया, 21 आपका 9 से नहीं कटता है, ये आंसर नहीं हो सकता। सब कट गए, एक ही बचा है, यही C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी से आसानी से हो गया ये सवाल दोस्तों है खतरनाक, ठीक है, मान लीजिए है खतरनाक। जब 12 78, 23 68 और 43 18 को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। करना कैसे है देखिए, पहली संख्या है हमारी यहाँ पर 1278, दूसरी संख्या है यहाँ पर 23 68, ठीक है, तीसरी संख्या है यहाँ पर 43 18। सबसे पहले तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे इन दोनों का, कितना आएगा, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 9 गया, यहाँ पर 7 गया 9 हो गया, ठीक, यहाँ 22 बचेगा, 22 में से 12 गया 10, 1090। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये हो गया 0, 11 में से 6 गया हो जाएगा 5, यहाँ 42, तो 42 में से 22 गया तो आपका 20, एक और चला जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 1950 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का ले लीजिए HCF, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो इनको तो काट सकती है लेकिन इनको नहीं काट पाएगी, ठीक है, तो इनका HCF ले लेंगे। अब देखिए पहली बात तो 0 यहाँ है, 0 यहाँ, 10 कॉमन दिख रहा है, 10 यहाँ पर कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ बचेगा 109, यहाँ हो जाएगा 195। अब देखिए क्या इनमें और कुछ कॉमन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये 3 से कट, ये वाला 3 से कट जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, तो 3 कॉमन नहीं आएगा, तो HCF कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 10 आ गया। यही जो है बड़ी से बड़ी संख्या है जिनको यहाँ पर हर एक में डिवाइड करने पर हमारा जो शेषफल है वो सब में बराबर बचेगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है x, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ चुकी है। अब किसी एक को भी 10 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, सब केस में शेषफल बराबर बचने वाला है। किसी एक को संख्या, किसी को भी 10 से डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए 43 18 को ले लेते हैं। 43 18 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब 10 से डिवाइड किया जाता है तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है वही आपका शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 8 है यही आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जो कि y बच रहा था और रिमाइंडर आया कितना 8, हमें पूछा क्या है 3x - 14y। देखिए कितना हो जाएगा 3 × x मतलब 10 माइनस 14 × 8 कितना हो जाएगा 14 चौके 56 दूना 112, ठीक है 112 हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका 112। तो 30 उसमें से ये घटा लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 112 है ना, 112 में 30 घटाइए तो मतलब कि माइनस का 82 बचेगा। माइनस का 82 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। एक सवाल और करते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 19 वर्ष अधिक है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग, पिता का x मानिए, पुत्र का y मानिए, इनका जो योग है कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 19 वर्ष कम है। पुत्र की कितनी आयु है y माने हैं, तो y का डबल उससे 19 वर्ष अधिक, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा x ये इधर आएगा तो -y इज इक्वल टू उधर हो गया 19, x - y 19 हो गया। अंतर हमारे पास आ चुका है 19 का। हमें पूछा क्या था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच में अंतर मिल गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास यहाँ पर अंतर ही मिल चुका है। अंतर कितना आया है 19 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो कुछ सवालों में ये जो झंझट पानी दिया रहता है उनका कोई मतलब नहीं होता है। वैसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा ये, ठीक है। बाकी जो 5 प्रश्न थे दोस्तों यहाँ पर वो आसान थे, इसलिए उनको छोड़ दिए हैं। बाकी 25 प्रश्न जो बेहतरीन थे वो आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, वो भी बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच के साथ। आज के क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।